नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी भाषा की कक्षा में मैं किरण त्रिवेदी पुनः उपस्थित हूँ एक नए पाठ के साथ। बच्चों, कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज के पाठ की शुरुआत हम एक मज़ेदार खेल से करते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक डलिया है। ये डलिया देख लीजिए कितनी सुंदर सी है। इस डलिया को हमारे स्कूल के बच्चों ने ही सजाया हुआ है। ये सुंदर सी डलिया है ना। अब आप सोच रहे हो कि मैडम ये डलिया क्यों दिखा रही हैं। बच्चों, इस डलिया में कुछ है और वो कौन सी वस्तु है ये आपको बताना है आपको। अब आप सोच रहे होंगे कि इस डलिया में क्या है। इस डलिया में एक गोल वस्तु है। अब आप सोचिए गोल चीज़ों के बारे में। आप सोच रहे होंगे कौन सी गोल वस्तु हो सकती है, कैसी गोल होगी। तो हम आपको कुछ संकेत देते हैं जिससे कि आप इस वस्तु के करीब पहुंच सकें। तो बच्चों, इसमें एक गोल लाल रंग की वस्तुएं हैं। ये गोल लाल रंग की चीज़ कौन हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, अब आप गोल ना छोड़ करके गोल की बजाय आप लाल और गोल वस्तुओं के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। ठीक है। अब मैं आपको एक और संकेत देती हूँ। ये गोल लाल रंग की वस्तु खाने के काम आती है। अब आपने और सोचना शुरू कर दिया कि इसमें खाने की कौन सी वस्तु हो सकती है। लाल भी है और खाने की भी है। अब मैं आपको एक और संकेत देती हूँ। इसका स्वाद हल्का खट्टा होता है। तो अब आप देखिए, अब आप खट्टा, लाल और गोल वस्तुओं के बारे में सोचने लगे होंगे। फिर थोड़ा करीब आइए। अब हम फिर से बताते हैं आपको, एक नया संकेत देते हैं। इसके अंदर बीज होते हैं। तो बच्चों, ऐसी चीज़ कौन है जो गोल है, लाल है, खाने के काम आती है, खट्टी होती है और उसमें बीज होते हैं। अब आप धीरे धीरे कम सोचने लगे होंगे, कम वस्तुएं आपके दिमाग में आ रही होंगी कि हाँ, हम केवल अब लाल, खट्टा और गोल वस्तु जिसके अंदर बीज होते हैं ऐसे बारे में सोचें। अब मैं आपको एक और संकेत देती हूँ जिससे कि आप इसे पूरी तरह से आप इस वस्तु का नाम बता देंगे। ये बच्चों, ये जो वस्तु है, ये जब सब्जी पकाते समय डाली जाती है तो उसका रंग सब्जी का और स्वाद दोनों ही बदल जाते हैं। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे। आपने बिल्कुल सही सोचा। इस डलिया में टमाटर है। क्या है? इस डलिया में टमाटर है। तो बच्चों, आपने देखा कि हमने आपको इन वस्तु के बारे में बताने के लिए आपसे एक संकेत दिए और ये एक पहेली थी संकेतों वाली। संकेतों वाली पहेली क्या होती है कि इसके माध्यम से हम जब कोई चीज़ के बारे में पूछते हैं और हम संकेत देते हैं, अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा होगा वो, तो आप उन संकेतों के द्वारा उस चीज़ तक पहुंच जाते हैं। तो ये पहेली है संकेतों वाली। और बच्चों, ये जो संकेतों वाली पहेली होती है, ये हम आपस में बातचीत करते हैं कि हम आपस में हमने आपसे कुछ पूछा, आपने सोचा, फिर उसका जवाब दिया, अच्छा ऐसा तो नहीं, फिर हमने कुछ आपको संकेत दिया, फिर आपने कहा हाँ ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ये जो होती है संकेतों वाली पहेली होती है। और ये जो संकेत होते हैं ये आपस में बातचीत के जरिए होते हैं। जो बातचीत हम आपस में करते हैं उसको हम संवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। बच्चों, आपने नाटक देखा होगा, उसमें एक कोई भी नाटक के जैसे दो पात्र हैं, मतलब राजा है या नौकर है या राजा है या उनका सिपाही है, वो आपस में आप क्या करते हैं, आपने देखा होगा नाटक में, फिल्मों में, कि एक आदमी कुछ बोलता है उसके बाद फिर दूसरा आदमी जवाब देता है। तो वो जो बातचीत होती है उसको हम संवाद कहते हैं। संकेतों की जो पहेली होती है वो संवादों के माध्यम से होती है। देखिए, हमने आपसे पूछा, आपने सोचा, आपने कुछ सोचा कि हाँ ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो इसको संवाद कहते हैं। बच्चों, ऐसी ही एक संकेतों वाली पहेली आपकी पाठ्यपुस्तक कलरव के पाठ 8 में भी है। इसमें एक नानी और उसकी नातिन आपस में बातें कर रही हैं और उस पाठ का नाम है टोकरी में क्या है। तो बच्चों, आप अपनी पाठ्यपुस्तक खोलिए और तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। पाठ की टोकरी में क्या है। देखिए बच्चों, इसमें गर्मी की छुट्टियां समाप्त हो गई हैं। अदिति नानी के पास से अपने गांव लौट रही। अदिति नाम की एक लड़की है, ये देखिए, और
वो गर्मी की छुट्टियों में जैसे हम लोग कहाँ जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, नानी के घर, मामा के घर, आप लोग चले जाते हैं घूमने के लिए, तो क्या होता है कि वो भी अपनी नानी के घर गई थी। अब गर्मी की छुट्टियां ख़त्म हो रही थी, स्कूल खुलने वाले थे, तो छुट्टी जब ख़त्म होने लगी तो अदिति, लड़की का नाम क्या था, अदिति, अदिति लड़की जो है वो अपनी नानी के घर से अपने गांव लौटने लगी। उसके पिताजी उसे लेने आए थे कि चलो भाई अब स्कूल खुलने वाले हैं, अब तुम लोग चलो, बहुत दिन घूम लिए। वह अपने घर जाने के लिए तैयार हो रही थी। तो जब घर जाने के लिए तैयार होने लगी तो उसकी नानी ने एक टोकरी में उसके लिए कुछ रखा। तो वो पूछने लगी, अरे नानी ये क्या रख रही हैं आप हैं? तो नानी को मजा आया। नानी ने सोचा चलो इसको हम थोड़ा परेशान करते हैं और थोड़ा संकेतों से हम पहेली पूछते हैं। नानी उनकी बड़ी मज़ेदार थी, बड़ी हंसमुख थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा हमने इस टोकरी में कुछ रखा है, अब सोचो तुम्हें क्या है। अति ने कहा, अरे वाह, टोकरी में क्या है नानी जी? तो नानी ने कहा, तुम स्वयं अनुमान लगाकर बताओ कि क्या हो सकता है। तो अदिति ने कहा, अच्छा मुझे सोचने दो नानी। तो वो सोचने लगी। तो ने कहा, अच्छा या तो ये मिठाई होगा या फल होगा। भाई जब आप किसी बड़े के घर से चलते हैं वहाँ से, तो कोई मिठाई या कोई फल, कोई बहुत सारी चीज़ें लोग रख देते हैं अपने नाती पोतों के लिए, या आपकी मामी रख देती है या आपके नाना रख देते। तो उन्होंने भी सोचा कि इसमें क्या हो सकता है, मिठाई होगा या फल होगा। तो नानी ने कहा कि ये फल है। नानी ने संकेत दिया टोकरी में, अनुमान लगाने के लिए अदिति को नानी ने संकेत दिया कि ये फल है। आहा, तब तो इसमें फिर जरूर ही सेब होंगे। बड़ी खुश होकर बोली, आहा, तब तो इसमें अवश्य ही सेब होंगे। फिर नानी ने कहा, नहीं सेब नहीं, फिर सोचो, फिर से सोचो क्या है। अदिति ने कहा, ठीक है नानी, सोचती हूँ। अब वो सोचने लगी। फिर उसने नानी से पूछा, अच्छा नानी ये बताओ कि ये फल छोटे पौधे पर उगता है या बड़े पेड़ पर उगता है? उन्होंने पूछा। तो नानी ने कहा कि ये जो है ये पेड़ पर उगता है। तब तो फिर उसने कहा, अदिति ने, तब तो फिर ये नारंगी हो सकती है। तो नानी ने कहा, नहीं बिटिया, ये नारंगी भी नहीं है। फिर उसने अदिति ने नानी से कहा कि यह पीला है या लाल है, एक और संकेत मांगा। तो नानी ने संकेत दिया कि यह पीला है। अदिति, तब तो यह आम होगा। नानी, ना, आम भी नहीं है। अदिति, अच्छा मुझे फिर सोचने दो, इसकी आकृति कैसी है? नानी कहती है इसकी आकृति गोल है। अच्छा, तो नानी ने कहा इसकी आकृति गोल है। तो अदिति कहती तब तो फिर ये अमरूद होगा, क्योंकि अमरूद भी गोल होता है। नानी ने कहा नहीं नहीं नहीं, अमरूद भी नहीं है। इसका स्वाद खट्टा है। नानी ने बताया इसका स्वाद जो है वो खट्टा है। तो अदिति ने फिर अनुमान लगाया कि नहीं, ये तो माल्टा हो सकता है। नहीं बिटिया, तुम करीब करीब तो पहुंच चुकी हो, लेकिन ये माल्टा भी नहीं है। तो फिर थोड़ा और प्रयास करो। अब उसने पूछा नानी से कि नानी ये किस काम आता है? अच्छा हमको थोड़ी सी संकेत और दे दो तो मैं उस चीज़ के करीब पहुंच जाऊंगी। उसने कहा कि नानी ये किस काम आता है? नानी बोली। अब नानी ने अंतिम और पूरा सटीक संकेत देते हुए कहा कि यह अचार और शरबत बनाने के काम आता है। तो अदिति ने कहा नानी अब मैं जान गई कि यह क्या है, यह नींबू है। तो ये देखिए, तो वो जान गई कि अचार और शरबत बनाने के काम खट्टा गोल पेड़ पर उगने वाला फल नींबू है। तो नानी ने कहा हाँ बिटिया, शाबाश, तुमने बिल्कुल सही बताया। तो बच्चों इसी प्रकार से संकेतों के माध्यम से और संवाद करते हुए, आपस में बातचीत करते हुए, नानी और अदिति ने आपस में बातचीत करते हुए नानी ने अदिति की समस्या को हल कर दिया और बता दिया कि इसमें नींबू है। तो बच्चों देखिए, आपने इसमें देखा कि इसमें आपस में संवाद हो रहे हैं। और ये पहेली कैसी है? संकेतों वाली पहेली है, संकेतों के माध्यम से। देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है सांकेतिक पहेली में कि जब हम कोई संकेत पूछते हैं, जैसे हमने किसी चीज़ का नाम बताया, सबसे पहले जब हमने आपसे कहा था कि कोई गोल वस्तु डलिया में है, तो आपके पास बहुत सारी गोल वस्तुएं आपके दिमाग में आने लगी। लेकिन जब हमने संकेत दिया कि यह गोल वस्तु लाल रंग की है, तो आपका ध्यान केवल लाल वस्तुओं के आसपास हो गया और आप लाल वस्तुओं के बारे में सोचने लगे।
फिर जब हमने कहा कि इसका स्वाद खट्टा होता है, तो फिर आप खट्टी, लाल, और आपकी जो सोच का दायरा था, जो वस्तुएं आपके दिमाग में आ रही थी, वो थोड़ा कम होती चली गई। तो आपने कहा कि ये जो है खट्टा, अब आप खट्टी, लाल वैसी वस्तुओं के बारे में सोचने लगे। फिर उसके बाद जब हमने आपसे कहा कि यह बीज, इसमें बीज होते हैं, तो आप बीज वाली लाल, खट्टी और खाने योग्य वस्तुओं के बारे में सोचने लगे। फिर जब हमने कहा कि सब्जी पकाने के लिए रंग इसका बदल जाता है, तो आप उस वस्तु के बिल्कुल करीब हो गए। इसी प्रकार से इस पाठ में भी हुआ है। इस पाठ में भी पहले गोल, फिर उसका स्वाद बताया नानी ने, फिर ये बताया कि कैसे पौधे पर उगती है, पौधे पर उगता है ये वस्तु की पेड़ पर उगता है। फिर जब बाद में बताया कि अचार और शरबत बनाने के काम में आता है, तो फिर उसको ये समझ में आ गया कि यह नींबू है। तो इस प्रकार संकेतों के माध्यम से ये पहेली उनकी सुलझ गई। अब बच्चों, इस पाठ के कुछ कठिन शब्द हैं, उनको आप देख लीजिए और इसका वाक्य प्रयोग भी देख लीजिए। देखिए, पहला वाक्य शब्द है अनुमान। अनुमान अर्थात अंदाजा। व्यक्ति की वेशभूषा देखकर हम उसके व्यवसाय का अनुमान लगा लेते हैं। हम जब किसी की वेशभूषा देखते हैं, जैसे डॉक्टर देखिए सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, या आप स्कूल आते हैं, तो क्या होता है कि आप जब यूनिफॉर्म पहन के आते हो तो समझ में आ जाता है कि आप स्कूल के बच्चे हैं, पढ़ने वाले। तो व्यक्ति की वेशभूषा देखकर हम उसके व्यवसाय का अनुमान लगा सकते हैं। अंतिम अर्थात आखिरी। विद्यालय में अंतिम घंटा खेल कूद का होता है। अवश्य, इसका अर्थ है जरूर। विद्यार्थियों को अपना गृह कार्य अवश्य पूरा करना चाहिए। तो ये तो हुआ बच्चों शब्दों के अर्थ और उनके वाक्य प्रयोग। अब देखिए, स्वयं। स्वयं अर्थात अपने आप। हमें अपने आप स्वयं काम करना चाहिए। स्वयं अर्थात अपने आप। आकृति का मतलब है आकार। सभी वस्तुओं की आकृति भिन्न भिन्न होती है। आकृति माने आकार। आकार का मतलब हर चीज का आकार अलग अलग होता है। गोल, चौकोर, तिकोना, त्रिभुजाकार, समझ ना, आयताकार। तो ये जो होता है, हर चीज का आकार अलग अलग होता है। अच्छा बच्चों, बताइए कि अदिति ने क्या क्या सोचा था, कौन कौन चीज उसके दिमाग में आई थी? दलिया देख करके टोकरी में जब नानी ने पूछा तो उसने क्या क्या सोचा? सोचा कि मिठाई। देखिए टोकरी है, टोकरी में क्या क्या उसने सोचा? मिठाई हो सकती है, नारंगी हो सकती है, और उसने आम के बारे में भी सोचा, और उसने सेब के बारे में भी सोचा था। अदिति के दिमाग में ये सारी वस्तुएं आई थी कि हमको क्या क्या देखना है। तो बच्चों, अब हम इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न पूछते हैं, जिनके की उत्तर आप लिखेंगे और सोचकर हमको बताएंगे। ये प्रश्न उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं बच्चों। अदिति अपने घर क्यों लौट रही थी? क्योंकि गर्मी की छुट्टियां समाप्त हो गई थी, इसलिए अदिति अपने घर लौट रही थी। अदिति ने किन किन फलों का अनुमान लगाया? अदिति ने सेब, नारंगी, आम, माल्टा आदि फलों का अनुमान लगाया। अंत में नानी ने उस फल की क्या पहचान बताई? अंत में नानी ने क्या बताया कि यह फल अचार और शरबत बनाने के काम आता है। अच्छा बच्चों, वास्तव में वो फल कौन सा था? वो फल था नींबू। वो फल कौन सा था? वो फल था नींबू। तो ये तो बच्चों हुए आपके बोध प्रश्न। अब आप हमको बताएंगे कि आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ व्याकरण की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, जो कि आपके पाठ के अंत में है। देखिए बच्चों, हम आपको पूर्व के पाठों में भी हम आपको चिन्हों के बारे में बता चुके हैं कि कौन कौन से चिन्ह होते हैं। आपने पूर्ण विराम, अल्प विराम और इस प्रकार के सारे चिन्ह पढ़े। अब हम आज आपको बताते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में। इसके बारे में भी आप बच्चों पहले से ही जानते होंगे, लेकिन आज फिर उसकी परिभाषा को हम याद करते हैं कि जिन वाक्यों में कोई प्रश्न किया जाए उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, और इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए जाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे लगाया जाता है ये बच्चों आप देखिए, इस तरह लगाया जाता है। जैसे आप जब कोई प्रश्न पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप जब बोलते हैं तो चिन्ह
आपको नहीं समझ में आता, लेकिन जब आप लिखते हैं तो उस प्रश्न पूछने वाले वाक्य के अंत में पूर्ण विराम न लगा करके हम ये चिन्ह लगाते हैं। और अगर हम प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद में, प्रश्नवाचक वाक्य के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हैं तो वो आपका वाक्य गलत माना जाता है। इसलिए आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में के अंत में कभी नहीं भूलिएगा। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, इस संदूक में क्या है। तो देखिए इसमें प्रश्न पूछे गए हैं तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। अब एक चिन्ह होता है विस्मयादि बोधक। विस्मय का अर्थ बच्चों होता है आश्चर्य। जब हम कोई आश्चर्यवाचक वाक्य बोलते हैं, जैसा कि हमने पूर्व के पाठ में आपको बताया था कि जब हम आश्चर्य से कोई वाक्य बोलते हैं तो उसके बाद में विस्मयादि बोधक ये चिन्ह लगता है। आश्चर्य वाले वाक्य कैसे होते हैं? प्रश्न वाले वाक्य में तो हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, सीधा प्रश्न होता है। लेकिन जब हम आश्चर्य से देखते हैं, मान लीजिए कि कोई बहुत सुंदर सी चीज़ है या बहुत सुंदर फूल है, तो हमारे मुंह से क्या निकलेगा, आहा कितना सुंदर है। तो ये आहा ये शब्द क्या है, ये हमारे आश्चर्य को व्यक्त कर रहा है। आहा का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आहा जो शब्द है ये हमारे आश्चर्य, मतलब कि हमको आश्चर्य हुआ या हमको अच्छा लगा देख करके ये व्यक्त कर हुआ। जब कोई आप बहुत अच्छा काम करके आते हैं तो आपके पिता, आपके अध्यापक आपसे क्या कहते हैं, शाबाश बहुत अच्छा किया। तो शाबाश जो है ये क्या है, ये आश्चर्यवाचक, एक खुशी और आश्चर्य आपके, मतलब आश्चर्य क्या आपको, ये खुशी आपको दिखा रहा है। विस्मयादि बोधक किन्हें कहते हैं कि जिन वाक्यों में हर्ष माने खुशी, क्रोध, गुस्सा, घृणा, शोक आदि भाव व्यक्त किए जाते हैं उन्हें हम विस्मयादि बोधक करते हैं। जब हम बहुत खुश होते हैं तो आश्चर्य होता है, तो हर्ष माने खुशी, गुस्सा, या हम गुस्से से कहते हैं अरे तुमने ये क्या कर दिया, तो अरे शब्द जो है वो हमने गुस्से से बोला है। एक ही शब्द को हम गुस्से, आश्चर्य और दुख और खुशी सभी तरीके से बोल सकते हैं। जैसे हमने इसमें लिखा हुआ है अरे उसने खाना नहीं खाया, तो जैसे कि ये इसमें हमने थोड़ा सा आश्चर्य है इसमें, अरे उसने खाना नहीं खाया, तो अरे के बाद में ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लिखा। आहा कितना सुंदर झरना है, आहा के अंत बाद में इस शब्द के बाद में विस्मयादि बोधक लगा। शाबाश तुमने ये अच्छा काम किया, तो शाबाश के बाद में हमने ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया। अब बच्चों इन चिन्हों पर आधारित अभ्यास कार्य को देख लेते हैं। इसमें आपको उचित विराम चिन्ह लगाने हैं। अरे तुम इतनी जल्दी आ गए, क्या लगाएंगे यहाँ, प्रश्नवाचक या विस्मयादि बोधक? अरे तुम इतनी जल्दी आ गए, क्या है ये, यहाँ पर हम लगाएंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह ऐसे लगता है। फिर पिताजी के थैले में क्या है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए ये हाय, ये क्या हो गया, तो हाय यह क्या हो गया, ये दुख व्यक्त कर रहे हैं ना। हाय ये क्या होता, हाय में क्या लगेगा, विस्मयादि बोधक। तुम्हारा कमरा कहाँ है, तुम्हारा कमरा कहाँ है, ये प्रश्न पूछा गया है, और तो यहाँ लगेगा प्रश्नवाचक। उफ बड़ी गर्मी है, उलझन पैदा हो रही, उफ बड़ी गर्मी, तो ये शब्द देखिए हाय, उफ, अरे, ये विस्मय प्रकट कर रहे हैं और इनको विस्मयादि बोधक कहा जाता है। तो उफ बड़ी गर्मी में है, ये विस्मयादि बोधक। तो ये बच्चों वाक्य हैं और इनका इसमें जो चिन्ह लगे हुए हैं आप इनको लिख लें और इसी प्रकार के अन्य विराम चिन्हों वाले वाक्य सोच करके लिखें। अब बच्चों ये है अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में इसी प्रकार से जैसे आपने संकेतों वाली आपने पहली देखी, इसी प्रकार से इसमें भी कुछ संकेतों वाला ऐसा ही है। अमन जो है उसने बाजार से एक मूली खरीदी है। वो बाजार गया, जब वो मूली लेकर के घर आया तो अंकिता उससे प्रश्न कर रही है। क्या प्रश्न कर रही है, अंकिता कह रही है, और वो प्रश्न कर रही है तो उत्तर देने में आप उसकी सहायता कीजिए। देखिए कैसे पूछ रही है। अमन, मैंने बाजार से कुछ खरीदा है, यह मेरे थैले में है। वो उसने कहा कि देखो मेरे थैले। अंकिता अब देखिए संकेत मांग रही है उससे और अमन उसको संकेत दे रहा है।
यह फल है या सब्जी? अमन कहता है यह सब्जी है। अंकिता फिर कहती है कि यह जमीन के ऊपर उगता है या नीचे? तो उसने कहा कि यह जमीन के अंदर उगती है। अब अंकिता पूछ रही है यह सफ़ेद है या रंगीन? तो अमन ने कहा यह सफ़ेद है। अब देखिए उसने कौन कौन संकेत लिए। उसने कहा ये फल है या सब्जी? उसने कहा ये सब्जी है। अंकिता कह रही है कि ये ज़मीन के अंदर उगता है या ऊपर? तो उसने कहा कि अंदर उगता है। या सफ़ेद है या रंगीन? तो उसने कहा कि ये सफ़ेद है। तो अंकिता को समझ में आ गया कि अरे ये तो मूली है। आप देखिए बेटा बच्चों चित्र में 3 चीज़ें हैं, शलजम है, मूली है और गाजर है। जब उसने फल या सब्जी कहा होगा तो उसके दिमाग में ये तीनों चीज़ें आई होंगी कि जब उसने कहा ज़मीन के अंदर उगता है तो ये तीनों चीज़ें ज़मीन के अंदर भी उगती हैं। तो उसके दिमाग में ये आया हो कि ज़मीन के अंदर में शलजम हो सकता है, मूली हो सकती है, गाजर हो सकता है। लेकिन जब अंतिम संकेत उसने दिया कि यह सफ़ेद है या रंगीन, तो अमन ने कहा सफ़ेद। तो इन सारी चीज़ों से ध्यान हटकर उसका ध्यान मूली पर चला गया और उसने कहा कि ये मूली है। तो इस प्रकार से संकेतों के माध्यम से अमन और अंकिता ने संवाद शैली के माध्यम से अपना जो उनकी पहेली थी उसको हल कर लिया। अब बच्चों आप भी कुछ करें। इसमें देखिए, इसमें ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के अंदर उगने वाली 5-5 सब्जियों के नाम आपको लिखने हैं। अब आप सोचिए कि ज़मीन के अंदर क्या उगता है और ज़मीन के ऊपर क्या उगता है। तो ज़मीन के अंदर और ज़मीन के ऊपर उगने वाली जो सब्जियां हैं उनमें आप लिखें। ज़मीन के ऊपर 5 सब्जियों के नाम बताइए। सोचिए बच्चों, ज़मीन के ऊपर तो बहुत सारी सब्जियां होती हैं, है ना। जैसे देखिए ये बैगन ज़मीन के ऊपर उगता है, छोटा पौधा होता है इसका। ये है भिंडी, ये भी ज़मीन के ऊपर उगती है छोटे से पौधे में। फिर जो है ये टमाटर, ये भी ज़मीन के ऊपर ही उगता है पौधे में। और ये है लौकी, ये कहाँ उगती है? ये भी ज़मीन के ऊपर ही उगती है, लेकिन इसका क्या होती है? इसका पौधा नहीं होता है। आप लोग के तो गांव में होता होगा, इसकी बेल होती है, ये बेल पर उगती है। फिर देखिए यहाँ पर रखा हुआ है गोभी। गोभी का तो देखा है आपने, गोभी कैसे उगती है बच्चों? गोभी का पौधा नहीं होता है, गोभी ऊपर उगती है, पत्तों के साथ में गोभी उगती है। तो ये भी लेकिन ज़मीन के ऊपर ही तो उगती है ना। अब हम ज़मीन के अंदर की वस्तुओं के नाम देख लें। ज़मीन के अंदर में जैसे कि अभी आपने पहले वाले चित्र में देखा था, मूली, गाजर और शलगम। शलजम, मूली, गाजर तो ज़मीन के अंदर उगते ही उगते हैं। प्लस ये जो प्याज है, ये प्याज भी ज़मीन के अंदर ही उगता है। और क्या उगता है ज़मीन के अंदर? ये देखिए इसमें शकरकंद रखी हुई है, ये भी ज़मीन के अंदर ही उगती है। तो ये तो हुआ आपके जो चीज़ें ज़मीन के अंदर और कुछ चीज़ें ज़मीन के ऊपर उगती हैं। अब बच्चों आप देखिए इस गृह कार्य को। इस गृह कार्य में आपकी पाठ्यपुस्तक जो है ये पृष्ठ संख्या 48 पर एक पहेली दी गई है संकेतों वाली। आपको ऐसी ही पहेली को पूरा करना है। देखिए इसमें जो है सुमन जो है प्रश्न बना रही है, उसमें आपको प्रश्न बनाने में उसकी मदद करनी है। देखिए विमल और सुमन की बात हो रही है, इसमें 2 हैं, विमल और सुमन में आपस में बात हो रही है कि मेरे पास एक जानवर की तस्वीर है, क्या आप बता सकते हैं ये किसकी तस्वीर है? तो वो पूछता है, सुमन पूछती है जंगल में रहता है? उसने कहा नहीं, ये घर में रहता है। ये घास खाता है? नहीं, इसके सींग नहीं होते हैं। हाँ, यह तेज रफ्तार से दौड़ता है। तो ये सारी चीज़ें उसने दी। उसने कहा ये जंगल में न रह करके, तब यहाँ पर सुमन ये एक घोड़े की तस्वीर है ये। तो इसको आप पहले तो आप इसको पूरा करेंगे, फिर बच्चों इसी प्रकार की एक संकेतों वाली पहेली बनाएंगे और संकेतों वाली पहेली को कई दोस्त मिल करके आपस में इसको हल करेंगे पहेलियों को। बच्चों इन संकेतों के माध्यम से आप कैसे बातचीत करते वो एक तरीके का नाटक हो जाएगा और आप अपने संवाद लिखेंगे। बगैर लिखे आप इस पहेली को नहीं बनाएंगे, पहले लिखेंगे फिर आप इनको पूछेंगे बच्चों से। तो बच्चों इस प्रकार से
आपको संवादों के माध्यम से और पहेली पूछना आ जाएगा। तो बच्चों अब आपको कुछ काम करना है। देखिए इसमें बताओ कौन, इसके ऊपर ताल बनाओ, इसके ऊपर नहरें। ये देखिए ये कविता वाली पहेली, ये आप अपने आप सोचेंगे, मैं नहीं बताऊंगी, और आपके पाठ के अंत में ये पहेली है। इसके ऊपर ताल बनाओ, इसके ऊपर नहरें, इसके ऊपर नदियां बहती जिनमें उठती लहरें। इसमें कोई बाग लगाता, कोई करता खेती, यह सबको देती है सब कुछ, नहीं किसी से लेती। सोच के देखिए बच्चों, इसके ऊपर ताल बनाओ, इसके ऊपर नहरें। ताल, तलैया और नहरें कहाँ होती हैं? सोचिए। इसके ऊपर नदियां बहती, इसमें उठती लहरें, और इसी पर नदियां भी बहती हैं और इसी पर लहरें भी होती हैं। इसमें कोई बाग लगाता, कोई करता खेती, कोई इसमें बाग लगाता है, कोई खेती करता है। यह सबको देती है सब कुछ, नहीं किसी से लेती। आप लोग को समझ में आ गया होगा ऐसी कौन है हमारे पास दुनिया में, ऐसी कौन सी वस्तु है जो सबको देती है, जिसमें खेती भी होती है, बाग भी लगता है, नहरें नदियाँ सब इसी में बहती हैं। वो हमारी क्या है? सोचिए आप इसके बारे में। तो बच्चों ये था आज का पाठ, आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, मज़ेदार सा पाठ। तो बच्चों हम लोग फिर मिलते हैं नए पाठ में और नए मज़ेदार कहानियों के साथ में। धन्यवाद बच्चों।